मित्रों नमस्कार। आप सभी का एम.के. शाह क्लास में स्वागत है। इंडियन इकोनॉमिक भारतीय अर्थव्यवस्था का ये चौथा पार्ट है। एक पार्ट जो है इससे पहले इंडियन इकोनॉमिक के तीन पार्ट आप लोगों को दिए जा चुके हैं और इसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी वन लाइनर सार संग्रह, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र और प्रमुख कृषि संस्थान। चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ एक वीडियो हमारी जो है मॉर्निंग में आती है, घटना चक्र, विश्व का भूगोल घटना चक्र, उसमें शुरू किया गया है, तो उसको भी देखते रहिए। चूँकि इंडियन जो है ये एनसीईआरटी सार संग्रह कंप्लीट होने वाला है और उसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें हम लोग वन लाइनर देखेंगे और इसमें जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है इससे रिलेटेड वन लाइनर हम लोग देख रहे हैं। तो ये चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से तात्पर्य है कि खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन और बागवानी, ये सारी चीज़ें जो है ये कृषि के अंतर्गत आती हैं, जो कि प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है या दूसरा क्वेश्चन कह लीजिए कि भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो भारतीय संविधान में कृषि को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है और राज्य सूची ये 7वीं सूची का भाग है, 7वीं सूची में के अंतर्गत आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय बागवानी संस्थान ये कहाँ स्थित है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों नागालैंड में स्थित है केंद्रीय बागवानी संस्थान। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कृषि मूल आयोग, ये भी कई बार पूछा गया है कि स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो कृषि मूल आयोग की जो स्थापना वो प्रोफेसर M.L. दंतेवाला एक समिति बनाई गई थी, उसी के समय में कृषि मूल आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कृषि मूल आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। तो ये कृषि लागत कर दिया गया है और मूल आयोग, कृषि लागत और मूल आयोग ये कब किया गया, तो ये किया गया 1985 में। कृषि मूल आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल आयोग कर दिया गया 1985 में। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि कृषि मूल आयोग जो है, कृषि मूल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई 1965 में। कृषि मूल आयोग की स्थापना 1965 में। कृषि लागत एवं मूल आयोग का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय वो कहाँ है, ये नई दिल्ली में है। साथ ही साथ भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है, तो ये दोस्तों 20 है, 20 है इसकी संख्या। नेक्स्ट है कि भारत के सकल मूलवर्धन में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का जो अंश है वो कितना है, तो 17.8% है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में कृषि शाख के संस्था का जो स्रोत है का घटता हुआ जो क्रम है वो क्या है, तो ये है दोस्तों वाणिज्यिक बैंक, उसके बाद सहकारी बैंक, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये रहा। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कृषि लागत एवं मूल आयोग का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है MSP की संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है, तो 2 बार की जाती है MSP की संस्तुति, ये ध्यान रखिएगा। 2 बार साल में, जब 2 फसलें तैयार होती हैं तब किया जाता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का जो शीर्ष संगठन है वो कौन सा है, तो वो ये है जो है नाफेड है। और जो है कृषि संगठन का जो शीर्ष। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। तो कृषि में यानी भारत में कृषि श्रम शक्ति को जो प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है वो लगभग 60%, यानी लगभग 60% लोग कृषि और श्रम शक्ति से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बजट 2021-22 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेत कुल कृषि शाख वितरण का लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ निर्धारित किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी ये कहाँ स्थित है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है।
ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें ये शामिल की जाती हैं। यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चावल शामिल किया जाता है, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज तथा वाणिज्यिक फसलें। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया था वर्ष 2008 में। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि अगर है, 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है तो उसे किस नाम से जानेंगे? तो उसे सीमांत जोत के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गन्ने की उन्नति एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? तो गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को जो निर्धारित करता है आर्थिक मामलों के मंत्री एवं मंडलीय समिति। आर्थिक मामलों के जो मंत्री मंडलीय समिति होती है वह निर्धारित करती है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना वर्ष 1970 में की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले कर्नाटक में लागू की गई। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NSSO का फुल फॉर्म कभी पूछ लेता है और यह जो है ये पूछ लेता है वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का जो प्रतिशत है वो कितना रहा? तो ये रहा 57.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण के द्वारा होता है? तो ये होता है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा इसका जो है वित्त प्रदायी अभिकरण यानी वित्त जो प्रदान करता है वो विश्व बैंक के माध्यम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया? तो कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय इसलिए किया क्योंकि चाय, कॉफी, रबड़ और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किया गया। और इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं कि कृषि लागत और कीमत आयोग, कृषि लागत एवं कीमत आयोग वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत कुल 23 फसलें हैं जिसमें 22+1 फसलों के मूल्य की घोषणा करता है। 7 अनाज की हैं, 5 दलहन की हैं, 7 तिलहन की हैं और 4 वाणिज्यिक फसलों को इसमें शामिल किया गया है। और आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जिसे नाफेड कहते हैं किससे संबंधित है? तो ये कृषि विपणन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये स्थित है दोस्तों झांसी में। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? तो सरकार जो खाद्य पदार्थों का क्रय करती है वह जो है अधिप्राप्ति मूल्य पर करती है, अधिप्राप्ति मूल्य पर करती है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जो वृद्धि दर्ज की गई वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दर्ज की गई। और नेक्स्ट कह रहा है कि खाद्यान्न की अधिप्राप्ति वितरण और भंडारण करने वाली जो नाफेड एजेंसी है वो कौन सी है? तो ये भारतीय खाद्य निगम यानी FCI है, भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये लखनऊ में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि NCERT सार संग्रह ऑनलाइनर है। और NCERT सार संग्रह ऑनलाइनर की अगर बात करें तो हमारा जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक और राज्य व्यवस्था, साथ ही साथ हमारा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर सब जो है आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग चाहें एनसीईआरटी देखना ऑनलाइन है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ हम घटना चक्र भी कल से विश्व के भूगोल को शुरू किए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव उसमें दे रहे हैं। तो यदि चाहें तो उसे भी आप वॉच कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा कि प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक, अब हरित क्रांति के जनक खाली पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन है, को प्रदान किया गया है। यानी प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार कब दिया गया? 1987 में, जो कि भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की जो प्रकृति होती है वो कैसी है? वो दोस्तों दीर्घकालीन है। यानी भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत है? तो शुद्ध क्षेत्रफल लगभग में 14.01 करोड़ हेक्टेयर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की औसत फसल जो गहनता है, आइडेंसिटी जो है वो लगभग कितना है? तो 142% है। यानी एवरेज क्रॉप आइडेंसिटी जो है 142% है। और नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसानों की आय कब तक दोगुनी करने का जो है लक्ष्य रखा था? तो ये तो 2022 तक रखा था। और नेक्स्ट कह रहा है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया 2011-12 में। आगे हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, भूजोत का छोटा आकार तथा कृषि की निम्न उत्पादकता इसका मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण जो है ये जनसंख्या का दबाव है, प्रचंड बेरोजगारी है, भूजोत का छोटा आकार, ये सारी चीज़ें इसके रीजन है जो है कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। बहुत बार ये आर आपके यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मैसूर में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो है हमारा कह रहा है कि कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिक प्रगति का ये उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये निर्यात योग्य भूमि उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है या प्रारंभ किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप को प्रारंभ किया है, और जो कि ये निजी क्षेत्र का बैंक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों जो है गेतल सूद जो कि रांची में पड़ता है यहाँ स्थित है, और रांची राजधानी है झारखंड की, और यही स्थित है एशिया का पहला मेगा फूड पार्क। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एक न एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि संस्थान और स्थान से संबंधित पूछ लेता है। तो देखिए, राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड संस्थान ये आपके हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कई बार पूछा गया, जो कि कटक में है। और भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये आपका आनंद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये आपका करनाल में है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये आपका कोयम्बटूर में है। और साथ ही साथ केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान ये आपका कुर्ग में है। कॉफी अनुसंधान केंद्र ये चिकमंगलूर में है। और जूट कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान ये फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी जो संगठन बनाया गया ये जोधपुर में स्थित है आपके। साथ ही साथ
कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ये आपके फरीदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान ये हैदराबाद में है। और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये आपका जयपुर में पड़ता है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म ये आपका हायसरघट्टा में पड़ता है। साथ ही साथ विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला ये अल्मोड़ा में पड़ता है। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ ये नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। और डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी ये आपके पुणे में स्थित है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान ये आपका कोलकाता में है। पशु चिकित्सा एवं जीव विज्ञान संस्थान ये आपका बंगलुरु में पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग और थोड़ा इसमें देखते हैं कि बंगलुरु के बाद हम लोग देख ले रहे हैं, बंगलुरु हो गया। फिर पशु स्वास्थ्य संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये जालंधर में है। पशु चिकित्सा जैविकी ये गुवाहाटी में पड़ता है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान ये आपके कोलकाता में है। भारतीय प्राकृतिक रेजेंस एवं जो है कम संस्थान ये आपका पड़ता है कहाँ? रांची में। इसी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि व्यवसायिक क्रियाकलापों की उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है तथा ये ऐसी व्यवसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिष्करण एवं निर्माण से संबंधित है। ये उद्योग से संबंधित वन लाइनर है। और औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम हो जाता है? तो ये है कृषि क्षेत्र का। और नेक्स्ट है कि ज्ञान आधारित जो उद्योग है की संज्ञा किसे दी गई जाती है? ये दी जाती है सूचना प्रौद्योगिकी को। साथ साथ है कि भारत में इन 8 उद्योगों को मूल उद्योग का दर्जा प्राप्त किया गया है। जैसे कच्चा तेल, पेट्रोलियम, ये 8 उद्योग हैं जिन्हें मूल उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है। जैसे कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा तैयार इस्पात। और नेक्स्ट कह रहा है कि 8 मूल उद्योगों की जो सूचकांक है में सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका है? वो रिफाइनरी का है, रिफाइनरी उत्पाद का है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। साथ ही साथ नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR किससे संबंधित है? ये संबंधित है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीय से। नेक्स्ट है कि औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? तो इसके अंतर्गत 6 आधारभूत उद्योग आते हैं। एक तो कोयला, लौह इस्पात उद्योग, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा खनिज तेल प्रसंस्करण उद्योग। और नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का विस्तार कर कितनी परियोजनाओं को शामिल किया है? तो इसमें 7400 परियोजनाओं को शामिल किया था। नेक्स्ट है कि भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य जो उद्योग है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों हथकरघा उद्योग है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? तो कंपनी द्वारा जो लाभांश की घोषणा की जाती है वो अभिदत्त पूंजी पर की जाती है, अर्थात सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर। नेक्स्ट है निजीकरण से क्या आशय है? तो निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का जो हस्तांतरण है उसी को निजीकरण कहते हैं। भारत में मेगा फूड पार्क जो योजना है इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे के देखते हैं कि 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि यानी NIF का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना। अगला है कि BSNL की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 2000 में BSNL की स्थापना की गई। अगला है कि कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन से स्थान है? तो उसके लिए यमुनानगर हरियाणा में पड़ता है, और बल्लारपुर महाराष्ट्र और कमलापुरम तेलंगाना
ये कागज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है। साथ ही साथ हम लोग आगे देखते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है और लोगो क्या है, तो वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। जो है आधार क्षेत्र एवं लाभ हस्तांतरण पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना है। नेक्स्ट है कि उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की जो अनुशंसा है वो किस समिति ने की थी, तो आबिद हुसैन समिति के द्वारा ये अनुशंसा की गई थी। उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की जो अनुशंसा है वो आबिद हुसैन समिति के माध्यम से की गई थी। और नेक्स्ट है कि भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, तो मिल से निर्मित कपड़े बनाने वाला जो राज्य है वो आपका गुजरात है। अगला है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है। भारत में उद्योग हेतु जो लाइसेंसिंग प्रणाली का जो आधार है वो उद्योग अधिनियम 1951 के तहत। नेक्स्ट है कि उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने में आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने स्थान और राज्य स्थापना उल्टी में जो है स्थापित किया गया जो है लौह इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और 1870 में साकची जो कि झारखंड में पड़ता है, यहाँ लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया 1907 में। और हीरापुर ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ स्थापित किया गया 1908 में। भद्रावती कर्नाटक में पड़ता है, यह 1823 में यहाँ स्थापित किया गया। और बर्नपुर जो कि पश्चिम बंगाल में, यहाँ 1937 में जो है लौह इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई, तो महारत्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2009 में की गई। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है, तो ये है कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट है भारत में सिलिकॉन वैली अर्थात सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किसे प्रदान की गई है, तो ये की गई है बेंगलुरु को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट जो है कह रहा है कि राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था, ये किया गया था उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना के लिए। वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण, ये 3 शब्द ध्यान रखिएगा, ये 1991 में ही शुरू किए गए थे मनमोहन सिंह के शासनकाल में। कि नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई थी, तो नरसिंह राव सरकार के माध्यम से। उस समय नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। और इसी समय उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया, ये पारित किया गया 2006 में। नेक्स्ट है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया, तो ये भारत में बनाया गया। और अगला है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है उन्हें पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR नीति पर खर्च करना होगा। ये 2013 रूल के अनुसार है, क्योंकि संशोधन हुआ था 1956 कंपनी एक्ट था और 2013 में कंपनी एक्ट संशोधित हुआ। अगला कह रहा है कि उद्योगों का जो वार्षिक सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो कृषि क्षेत्र के बाद अगर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो है कपड़ा उद्योग। और अगला है कि भारत में लघु स्तरीय कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है और यहीं से सबसे ज्यादा रोजगार सृजित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है CSO और औद्योगिक निष्पादन सूचकांक के आधार वर्ष को बस 2004-05 से बदलकर आधार वर्ष 11-12 कर दिया गया है।
और नेक्स्ट कह रहा है कि रोजगार की दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग कौन सा है, तो ये दोस्तों हथकरघा उद्योग है। वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति गठन हुआ था, तो ये हुआ था SVS राघवन समिति। इसी से रिलेटेड और हम लोग देखते हैं कि भारत में जो है, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष आई थी, ये 1991 में आई थी। और नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन कितने अंतराल पर किया जाता है, तो ये मासिक आधार पर जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वह उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो दोस्तों कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ सूचना क्रांति, जो सूचना क्रांति है, सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है, सूचना क्रांति के जो जनक है वो आर्थर सी क्लार्क को माना जाता है। नेक्स्ट है कि मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है, तो मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा के विकास से। नेक्स्ट है कि असंगठित सेक्टर के उद्योगों के लिए जो गठित राष्ट्रीय आयोग है, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे अर्जुन सेन गुप्ता। नेक्स्ट है सत्यम समिति एक बनाई गई थी और इसका संबंध किससे है, तो वस्त्र नीति से संबंधित ये समिति बनाई गई थी। तो सत्यम समिति का जो संबंध है वो वस्त्र नीति से है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में राज्य वित्त निगमों में मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है, तो ये मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योगों को जो है भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से विकास में सहायता की है। और अगला है कि भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का जो उत्तरदायित्व है वो किस पर है, तो भारत में पर्यटन एवं होटल उद्योग के विकास का जो उत्तरदायित्व है भारत पर्यटन विकास निगम को के ऊपर है। और नेक्स्ट है नायक समिति। दोस्तों नायक समिति भी कई बार पूछी गई है, किससे संबंधित है, ये लघु उद्योगों से संबंधित है नायक समिति। और आगे हम लोग देखते हैं कि आगे जो है नायक समिति के बाद में कि आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है, तो आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग लौह इस्पात उद्योग को माना जाता है। नेक्स्ट है चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी, तो सी रंगराजन समिति ने सिफारिश की थी। नेक्स्ट है कि किस वित्तीय वर्ष से जिससे सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ हुआ, तो ये वर्ष है 1991-92 में। HAL किससे संबंधित है, ये वायुयान के उत्पादन से संबंधित है। HAL वायुयान के उत्पादन से रिलेटेड है। आगे हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के बाद स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग वाले बन सकते हैं और ये लास्ट भी है इस वीडियो का। स्वतंत्रता के बाद स्थापित प्रमुख इस्पात उद्योग, एक तरफ इस्पात संयंत्र, एक तरफ स्थापना वर्ष है और स्थापना में सहयोगी देश है। तो राउरकेला जो कि उड़ीसा में स्थापित किया गया 1955 में जर्मनी के सहयोग से। भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में है, ये 1955 में स्थापित हुई पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है पश्चिम बंगाल में है, ये 1955 में भी ये भी स्थापित की गई और ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई। बोकारो जो इस्पात संयंत्र है ये आपके झारखंड राज्य में है और ये 1964 में स्थापित हुई और पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित की गई। तो दोस्तों ये आपके NCERT वन लाइनर्स जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके यहाँ, और जिन लोगों ने देखा और आप अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ 2 वीडियो हमारी आती हैं। एक तो आपकी NCERT ख़त्म होने वाली है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी, और साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी तो घटना चक्र की है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब